मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट टू। कल हमने वीडियो में देखा था पार्ट वन, जिसके अंदर हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे इसी के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद की सिविल सेवाओं पर औपनिवेशिक विरासत के प्रभाव पर चर्चा करें। तो पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उसके बाद में जो हमारी सिविल सेवाएं थी उनके ऊपर जो है औपनिवेशिक विरासत के क्या प्रभाव रहे। औपनिवेशिक मतलब यानी कि जैसे कि कोई बड़े जो शासक लोग होते हैं या फिर वो छोटे से कंट्रीज पर या छोटे छोटे देशों पर उन पर अपना कब्जा कर लेते हैं, तो उन्हें औपनिवेशिक कहा जाता है। अब उनके प्रभाव क्या है देखो। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद की सिविल सेवाओं पर औपनिवेशिक विरासत का जो प्रभाव पड़ा है वो क्या है। देखो, जैसा कि अभी हम ऊपर सिविल सर्विस के बारे में सारा पढ़कर आ चुके हैं, तो आगे देखते हैं कि देखो भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो सिविल सेवा को जो है वो स्टील फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा जो है उसे भारतीय लोकतंत्र के अंदर स्टील फ्रेम का नाम दिया गया है। और ये अपनी कार्यप्रणाली में बहुत ज्यादा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की ही देन मानी जाती है। कहा जाता है कि जो सिविल सेवा है वो जो है वो ब्रिटिश शासन की ही देन है। और 1947 में यानी कि 1947 में आजादी के बाद में भारत ने ब्रिटिश इंडिया सिविल सर्विसेज के ढांचे को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में अपनाया। यानी कि हुआ ये था कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसको जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के रूप में अपना लिया गया। और उसके बाद सिविल सेवा पर औपनिवेशिक विरासत के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग इसकी जो संरचना है। ठीक है, तो संरचनात्मक विरासत अगर हम बात करते हैं, इसकी लेगेसी जो भी है, तो अखिल भारतीय स्वरूप देखो, ब्रिटिश शासन ने भारत की एकता को बनाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत सेवा बनाई थी, आईसीएस जिसे कहा जाता है। अब आज़ादी मिली, उसके बाद क्या हुआ, जो सरदार पटेल थे हमारे देश के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और अखिल भारतीय स्वरूप को बनाया और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की इन्होंने कसम खाई कि हाँ भाई सबको बनाकर चलना है, सबको एकता के रूप में लेकर चलना है। उसके बाद में आया यहाँ पर कि पदानुक्रम और वर्गीकरण। अब जैसे कि आज की जो सिविल सेवा है इसमें अलग अलग ग्रेड है, अलग अलग जो है वर्गीकरण है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, है ना। तो ये सारे के सारे इसमें ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे से ही प्रेरित है कि भाई किसको कौन सा पद देना है, कौन सी कैटेगरी में वो आएगा। उसके बाद में हम बात करें जर्नलिस्ट की यानी कि सामान्य की, तो देखो औपनिवेशिक काल में ये माना जाता था कि एक शिक्षित व्यक्ति वो किसी भी विभाग को संभाल सकता है। आज भी भारतीय प्रशासन में विशेषज्ञों की तुलना में सामान्यों यानी कि जैसे कि आईएएस, इनको नीति निर्माण में वरीयता दी जाती है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट है, अगर वो किसी भी प्रकार की अपनी नीति बना रही है, कोई भी काम कर रही है, तो वो जो है वो आईएएस को नीति निर्माण के लिए वरीयता देती है कि हाँ भाई आईएएस बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे है दूसरा पॉइंट, संस्थागत और विधिक प्रभाव। देखो, परीक्षा और चयन प्रक्रिया यानी कि जो योग्यता होती है उसके आधार पर खुली प्रतियोगिता होगी। अब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है ये संस्था जो है ये क्या करती है, ये 1854 की मेकाले रिपोर्ट की विरासत से मिली है और उसी के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी क्या है, एक संस्था है जो एग्जाम कराती है और उसके बाद में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो है बनकर तैयार होते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर बताया जाता है जो प्रशिक्षण पद्धति है। प्रशिक्षण पद्धति की अगर हम बात करें तो देखो, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक अकेडमी बनाई गई, जैसे कि लबासना लाल बहादुर शास्त्री वाली जो है वो। उसके बाद में ब्रिटिश काल के हैलीबरी कॉलेज या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज का आधुनिक रूप दे दिया गया। मतलब पहले जो था वो हैलीबरी कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज था, अब जो है उसको क्या कर दिया गया है, अब उसको जो है लाल बहादुर शास्त्री वाला बना दिया गया है। ठीक है, जिसको लबासना के नाम से हम जानते हैं। नियम और नियमावली अगर हम बात करें तो भारत का वर्तमान प्रशासनिक कोड जो है, जैसे कि फंडामेंटल रूल्स और अलग अलग सिविल सेवा नियमावली जो है वो काफी हद तक ब्रिटिश काल के नियमों पर आधारित है। जो ब्रिटिश काल थे सेम उन्हीं के ही नियमों पर आधारित है, बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। कार्यात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो, तटस्थता यानी कि बिल्कुल स्टेबल है। अनामिकता कि ब्रिटिश परंपरा के अनुसार जो है सिविल सेवक राजनीति से तटस्थ रहते हैं और पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, यानी कि वो राजनीति में सामने से नहीं आएंगे बल्कि वो पीछे से ही काम करेंगे। और ये सिद्धांत जो है आज भी भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली का हिस्सा माना जाता है।
अब देखो दूरी और संभ्रातवाद। औपनिवेशिक काल में सिविल सेवा जनता से दूर रहते थे और खुद को शासक समझते थे। स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ, सिविल सेवा में एक प्रकार का संभ्रातवाद बना रहा, जहां अधिकारी अक्सर आम जनता से कटे हुए दिखाई देते थे। तो ये सब चीजें इसके अंदर ऐड हुई है। उसके बाद में रेड टैप्सिंग जो होता है, मैंने लाल फीताशाही, नियमों और फाइलों पर अत्यधिक निर्भरता की प्रवृत्ति औपनिवेशिक विरासत का एक नकारात्मक हिस्सा है, जो आज भी कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न करती है। अब उसके बाद में हमारा फोर्थ एंड सेकंड लास्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद में इसमें कुछ बदलाव आए, जैसे नियामक से विकासोन्मुखी, यानी कि ब्रिटिश काल में मुख्य उद्देश्य था कि राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था, और अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याण करना है और सामाजिक आर्थिक विकास करना है। इसकी अगर हम बात करें संवैधानिक सुरक्षा की, तो अनुच्छेद 311 के तहत सिविल सेवकों को दी गई सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि वो राजनीतिक दबाव के बिना काम कर सकेंगे, किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक दबाव वहां पर नहीं होगा। फिर आता हमारा आरक्षण वाला। इसमें देखो कि औपनिवेशिक सेवा मुख्य रूप से उच्च वर्ग तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे भारत में जो है SC, ST, OBC के माध्यम से इसे सामाजिक रूप में समावेशी बनाया गया, यानी कि पहले सिर्फ जनरल कैटेगरी, उसके बाद में जो है यहाँ पर SC, ST, OBC को भी इसमें मौका मिलने लगा। अब इसकी आलोचना देखो कि इसको आलोचनात्मक तरीके से अगर हम बात करें कि बड़े बड़े विद्वान हैं वो बताते हैं कि औपनिवेशिक विरासत ने क्या करा है, भारत को एक स्थिर प्रशासन तो दिया, लेकिन उसने औपनिवेशिक मानसिकता को भी जीवित रखा, यानी कि जो कॉलोनी माइंडसेट था पहले का, वो आज भी वहां पर मौजूद है, और आज भी पुलिस और प्रशासन के कुछ कानून औपनिवेशिक काल के हैं, यानी कि जो पहले का टाइम था उसी के अकॉर्डिंग, जो जनता की सेवा के बजाय नियंत्रण पर अधिक जोर देते हैं। अब लास्ट में अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो भारतीय सिविल सेवा का एक ऐसी इमारत है जिसकी नींव ब्रिटिश शासन ने रखी थी, और वो आज हम भी चला रहे हैं उसको। लेकिन स्वतंत्र भारत ने इसमें लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य के नए रंग भरे हैं, यानी कि जो सिविल सेवा थी जैसी थी ना, वैसी की वैसी ही है, पर इसके अंदर थोड़ी सी परिवर्तन कर दिया गया है। वो क्या परिवर्तन है कि जो लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य जो है वो सब चीजें इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमने इस बुक के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।